एवरीवन, मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए, आज के इस वीडियो में अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के, मतलब जो भी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो उसको आप कितने प्रकार से सीख सकते हैं। इनकी विधियों की चर्चा अभी अपन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। देखिए, इतनी सारी विधियां हमने को देखनी है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले आगमन विधि पर चर्चा होगी, निगमन विधि पर, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, मारिया मांटेश्वरी विधि, डाल्टन विधि और भाषा संसर्ग विधि। तो अब ये देख करके आपको डरना नहीं है कि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। वीडियो छोटा सा ही रहेगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक से लेकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हमारी चर्चा होगी, जो कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एक तो आपको नॉलेज बताया जाएगा कि आगमन विधि होता क्या है, इसमें किस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया का काम किया जाता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आगमन विधि का। आगमन विधि होता क्या चीज़ है? तो सबसे पहले तो आगमन विधि का जनक कौन है या प्रतिपादक कौन है? तो इसके जनक अरस्तु महोदय को बताया जाता है। यह विधि क्या है? तो इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। तो आगमन विधि क्या होता है? तो आगमन विधि में जो भी आपके अनुभव हैं, उदाहरण तथा प्रयोगों का पहले अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी अनुभव हैं, जितना भी आपके पास उदाहरण है और जो भी आपने प्रयोग किया, तो उसका जो रिजल्ट है उसके आधार पर आप कुछ रूल्स बनाएंगे और कुछ नियम बनाएंगे। तो यह आगमन विधि कहलाता है। इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देखिए, आगमन विधि, यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है जो आपने याद रखना है। वह विधि जो उदाहरण से नियम की ओर चलता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आगमन विधि कहते हैं। याद रहेगा, आगमन विधि किसको कहते हैं? तो जो उदाहरण से नियम की ओर चलता है। कहने का मतलब अभी हमने देखा ना कि आपके पास उदाहरण है, प्रैक्टिकल करोगे, उस उदाहरण को देखोगे, उसके बाद निष्कर्ष निकालोगे, निष्कर्ष निकालने के बाद फिर जिस चीज़ का आपने प्रैक्टिकल किया था उसके लिए फिर आप रूल्स बनाओगे, और रूल्स को ही तो नियम कहते हैं क्या? तो यही चीज़ आपको याद रखना है कि ऐसी विधि जिसमें पहले हम उदाहरण की तरफ अपना नज़र डालते हैं, उदाहरण की तरफ नज़र डालने के बाद उसका प्रैक्टिकल करते हैं, फिर निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद में उसके लिए कोई नियम बनाते हैं। तो उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली प्रक्रिया आगमन विधि कहलाती है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। यह विधि कैसी होती है? तो यह छात्र केंद्रित विधि होती है। एक शिक्षक केंद्रित विधि भी होता है, इसलिए आपको याद रखना है आगमन विधि क्या होता है? तो यह छात्र केंद्रित होता है। क्यों? क्योंकि उदाहरण के द्वारा यहाँ पर क्या बनाया जाता है? नियम बनाया जाता है। मतलब पहले आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा चीज़ों का, एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने बातों को रखा जाएगा, फिर उसके रूल्स रेगुलेशंस आपको बताए जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो सरकारी नौकरी का तैयारी करवाने से पहले आपको कोई उदाहरण दिया जाएगा, किसी भी आईपीएस ऑफिसर का, किसी भी आईएएस ऑफिसर का, या फिर अभी तुरंत की हम बात कर लें तो द्रौपदी मुर्मू मैडम जी हैं, है ना, हमारी राष्ट्रपति, उनका जीवन कहानी या उनका जीवनी आप पढ़ेंगे तो आप समझ आएगा आपको कि कितना स्ट्रगल करने के बाद वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। तो वो उदाहरण देने के बाद फिर आपको अब बताया जाएगा कि आप भी उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब पहले आपके सामने उदाहरण रखा गया, फिर आपको नियम बताया गया। तो यही विधि क्या कहलाती है? आगमन विधि कहलाती है। और इसके द्वारा आप क्या करते हैं? छात्रों का दिमाग केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। तो आगमन विधि से क्या किया जाता है? छात्र केंद्रित विधि है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। मतलब पहले तुम करो, तब तुमको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उदाहरण दिया जाएगा, फिर आपको प्रेरित किया जाएगा कि इस काम को आप कीजिए, तब जा करके क्या होगा? आपको सीख पाएंगे। तो यह जो आगमन विधि है वो छात्रों को करके सीखने पर बल देती है। बोल कर नहीं, करके सीखो, प्रैक्टिकल करो, बार बार करो, प्रैक्टिस करो, तब चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो करके सीखने पर बल कौन सी विधि में दिया जाता है? आगमन विधि में दिया जाता है। आगे बात करेंगे आगमन विधि के बारे में कुछ और पॉइंट्स। इस विधि में तर्क करते हुए, जैसे कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रश्न में बन जाता है कि आगमन विधि में क्या होता है। तो आगमन विधि में हम किसका अध्ययन करते हैं या किस प्रकार से सीखते हैं? तो आगमन विधि में जैसे मैंने बताया कि उदाहरण से हम नियम की ओर चलते हैं, वैसे ही स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। मतलब विस्तृत चीज से हम सूक्ष्म चीज की तरफ चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। क्योंकि उदाहरण दे रहे हो मतलब आपको उसकी जानकारी है, तभी तो आप बता रहे हैं ना कि आप ऐसा करेंगे तो आप भी ऐसा बन सकते हैं, और आप ऐसा बन सकते हैं जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। इसलिए कहा गया ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर जाने की जो प्रक्रिया है वह आगमन विधि की है।
निगमन विधि क्या होता है? तो आगमन आपको समझ आ गया। आगमन का पूरा इतना कुछ पढ़ने के बाद एक ही पॉइंट निकल करके आता है कि पहले आपके सामने उदाहरण रखा जाएगा, फिर आपको नियम बनाया जाएगा। छात्रों को बोला जाएगा कि बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके आप सीखिए। यही विधि आपकी आगमन विधि कहलाती है। निगमन विधि क्या होता है? तो सबसे पहले तो निगमन विधि के जनक कौन है? तो निगमन विधि के जनक भी आपके अरस्तु महोदय ही हैं। तो यह पॉइंट क्लियर। आगमन विधि और निगमन विधि इन दोनों के जनक कौन है? तो अरस्तु महोदय हैं। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। अब ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, न से निगमन, तो याद रखेंगे न से निगमन और न से नियम। तो नियम से उदाहरण की ओर चलने की जो प्रक्रिया है उसको हम निगमन विधि कहते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि नियम से फिर उदाहरण जाएंगे। पहले आपको नियम बताया जाएगा, उस नियम को फॉलो करने वाले व्यक्ति को एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखा जाएगा। तो नियम से उदाहरण की ओर जाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है निगमन विधि में। निगमन विधि, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है कि यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। मतलब पहले आप क्या कर रहे हैं? बच्चे को उदाहरण दे करके नियम को समझा रहे हैं, है ना। तो यह विधि कैसी होती है? शिक्षक केंद्रित विधि होती है। पहले आप क्या करते हैं? पहले विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। मतलब पहले आपको नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशन बताया जाता है। जब आप वो सीख जाते हैं उसके बाद फिर आपके सामने उदाहरण रखा जाता है। तो यह कैसी विधि है? यह शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम आपको सिखाएंगे। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। चीजें क्लियर? आगे बात करते हैं। निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएंगे। हमने देखा था आगमन विधि में आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते थे, इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे, नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे। यह पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, न से निगमन और न से नियम। नियम से आपको जाना है उदाहरण की ओर, और आगमन में जस्ट इसके उल्टा आपको कर देना है, अमूर्त से मूर्त की ओर जाना है। तीसरा है आपका प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? ये पूछा गया एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट विधि के जनक है किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट, प से प्रोजेक्ट और प से प्रैक्ट्रिक, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो किलपैट्रिक ये कौन सी विधि के जनक कहे जाते हैं? तो ये आपके प्रोजेक्ट विधि के जनक कहे जाते हैं। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह विधि कैसी होती है? तो अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। स्पेशली इसमें समाजीकरण के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। समाज में आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। किसमें सिखाया जाता है? तो प्रोजेक्ट विधि में सिखाया जाता है। अब प्रश्न में अगर आया कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, तो आप इजिली बता सकते हैं, प से प्रोजेक्ट और प से पैट्रिक। ठीक, आगे बात करें। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर रखता है। क्योंकि यह प्रोजेक्ट विधि है ना, इसमें आपको खुद को अपना प्रैक्टिकल करना है। इसी वजह से इसमें विद्यार्थी क्या करता है? स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, अपनी समस्याओं का हल भी स्वयं ढूंढेगा और अपने स्वयं के विचारों के आधार पर समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है। तो समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। मतलब कोई भी समस्या में अगर वो फंस गया, अब उस समस्या से उसको बाहर निकलना है। बाहर कैसे निकलेगा वो? तो बाहर निकलने के लिए वो सिर्फ अपने विवेक का प्रयोग करेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा। क्लियर है? तो इसमें विद्यार्थी कैसा होता है? स्वतंत्र होता है अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। यह बाल केंद्रित शिक्षा की विधि है। प्रोजेक्ट विधि वही है, जैसे बच्चे क्या होते हैं, हर बार कुछ ना कुछ समस्या में फंस ही जाते हैं। तो उसको क्या किया जाता है? उसको उसके उस हालात पर छोड़ दिया जाता है कि अब तुम कोशिश करो कि तुम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हो। तो यह प्रोजेक्ट विधि कहलाता है और ये बच्चों को सिखाने के लिए मेनली यूज किया जाता है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं, सजग रहते हैं, बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। प्रत्यक्ष विधि क्या है? तो इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि में ये होता है कि जो बालक है ना, उसको व्याकरण के नियम का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। मतलब उसको नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशन ये सब बाद में सिखाया जाएगा। पहले क्या किया जाता है? तो पहले उसको भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है समझ आया? आपको रूल्स रेगुलेशन नहीं सिखाया जाएगा, पहले आपको लैंग्वेज सिखाया जाएगा, भाषा सिखाया जाएगा, फिर आप चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। और इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपकी मातृभाषा का प्रयोग किए बिना ही आपको दूसरी भाषा की भी जानकारी करवाई जाती है। कौन सी विधि में? प्रत्यक्ष विधि में। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। जैसे कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड का आपका प्रयोग करेंगे। आप नए नए स्कूल जा रहे हैं, मान लीजिए किसी इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, ज़्यादा कुछ नहीं जानता, तो डेली उससे जब आप अंग्रेजी में एक ही चीज़ का बात को करेंगे तो समझ जाएगा कि हाँ, हिंदी में इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है।
प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी होती है। श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप बच्चे को किसी को लैंग्वेज सिखा रहे हैं या अ अनार का सिखा रहे हैं, तो बोल कर सिखाने की बजाय आप जब बोर्ड पर उस अक्षर को बार बार लिखेंगे तो वो बच्चा भी सीख जाएगा कि हाँ भाई, अ अनार करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो स्टैंडिंग लाइन खींचना पड़ता है। ये है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री, मतलब वो देखेगा उन चीज़ों को, सुनेगा, तब जाकर के चीज़ों को सीखता है। विश्लेषण विधि क्या होता है, तो विश्लेषण विधि सबसे पहले तो इसके जनक कौन है, तो इसके प्रतिपादक या जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग को कहा जाता है। याद रहेगा क्या, विश्लेषण विधि जिसको आप एनालिसिस मेथड कहते हैं। नॉर्मली जब हम किसी सिलेबस की चर्चा करते हैं तो हम बोलते हैं कि पहले आपको सिलेबस एनालिसिस कर लेना चाहिए, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लेना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है विश्लेषण करना। तो इसके प्रतिपादक कौन है, तो विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं आपके हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। कौन है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। अब इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, जैसे कि एनालिसिस जब आप करें किसी भी क्वेश्चन पेपर का तो उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है। अब यहाँ से आप याद रख लेना कि जब भी एनालिसिस की बात है, विश्लेषण की बात है, तो आप याद रखिएगा कि मैडम ने क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग तरीके से करना, और वहीं से आप आर्मस्ट्रांग आंसर में ले पाएंगे। देखिए विश्लेषण विधि क्या है, तो इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। यही विश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि मतलब लंबा चौड़ा जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको छोटा छोटा भाग में हम बांटते हैं कि भाई जीएस से कितना आ रहा है, मैथ से कितना आ रहा है, रीजनिंग से कितना आ रहा है। वैसे कोई और अलग समस्या है तो उसको भी आप छोटे छोटे खंड में बांटेंगे और उसके बाद उसके बारे में सोचेंगे, समीक्षा करेंगे, फिर आप उसका निष्कर्ष निकालेंगे। क्लियर, ये विश्लेषण विधि होता है, मतलब बहुत बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका समाधान करना। संश्लेषण विधि क्या है, ये तो विश्लेषण विधि था ना, एनालिसिस क्रिया। अब संश्लेषण क्या है, तो विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल करते हैं। चीजें समझ आई क्या, विश्लेषण में क्या होता है, बड़ी बातों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसका समाधान किया जाता है। संश्लेषण में क्या होता है कि वही जब छोटे छोटे टुकड़े में आपने उन बात का समाधान कर लिया तो लास्ट में उसको फिर से आपको जोड़ना होता है। तो फिर से जब आप उस समस्याओं का हल निकालने के बाद उसको आपस में जोड़ते हैं तो उसे ही आपका संश्लेषण विधि कहा जाता है। संश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये भी आपके आर्मस्ट्रांग है। मतलब विश्लेषण और संश्लेषण ये दोनों ही नियम किसने दिया है, आर्मस्ट्रांग ने दिया है। संश्लेषण विधि क्या है, तो प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल देकर बताया यंग ने। क्या बोलते हैं कि संश्लेषण विधि क्या है, तो मैंने संश्लेषण विधि का आपको बताया था कि जब भी किसी समस्या का आप समाधान निकालें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर फिर आपस में उसको जोड़ देना। तो इसी को उन्होंने कहा कि सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, घास सूखी है उसमें से आप तिनका निकाल सकते हो, पर विश्लेषण क्या है, तो जो तिनका है ना वो अपने आप ही उस घास से बाहर निकलता है। चीजें क्लियर हुई क्या, आगे बात करेंगे अनुकरण विधि का। अनुकरण विधि क्या होता है, तो समझिए इस विधि में जो बालक है वो अनुकरण करके सीखता है। सबसे पहले तो अनुकरण किसको कहते हैं, तो अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, और यह विधि बच्चे में ऑटोमेटिक आ जाता है। आप सभी जानते हैं बच्चे जब छोटे रहते हैं तो नकल करना सीखते हैं, है ना, तो इसलिए इस विधि को अनुकरण की विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षा का नकल करके लिखना, पढ़ना और नवीन रचना करना सीखता है। आप देखेंगे कि नॉर्मली बोर्ड पर लिख लिख कर बच्चों को सिखाने की कोशिश किया जाता है। उसको बोलते हैं कि पहले कर्व बनाओ, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाओ, फिर स्लीपिंग लाइन बनाओ, ऐसे कर करके उनको अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि टीचर्स जानते हैं कि जैसा जैसा हम करेंगे वैसा वैसा स्टूडेंट भी करेगा। क्लियर है क्या, ये अनुकरण विधि होती है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। ये भी होता है, ये बच्चों के लिए ही यूज होता है। जैसे जैसे टीचर बोल रहे हैं वैसे वैसे चीजों को रिपीट करता है बच्चा। पहले शिक्षक बोलता है फिर बच्चा उसका अनुसरण करता है, पहले शिक्षक लिखता है बच्चा उसका अनुसरण करता है। जब आप बड़े बड़े हो जाते हैं तो मान लीजिए मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, मैं बोलूँगी कि जैसा जैसा मैं मैप बना रही हूँ वैसे वैसा आप भी बनाइए, जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा आप भी बोलिए, जैसा जैसा मैं लिख रही हूँ वैसा वैसा आप भी डिटेलिंग कीजिए। आप उन समस्त चीज़ों को करते हैं ना, तो यह जो विधि है यह आपकी अनुकरण विधि कहलाती है। नेक्स्ट है आपका व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होता है, तो व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। कहने का मतलब है व्याख्यान विधि होता क्या चीज़ है, तो इसमें किसी तथ्य का कोई भी टॉपिक है तो उसको डिटेल में व्याख्या किया जाता है, आपको उस टॉपिक के बारे में समझाया जाएगा। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल देने के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दूंगी। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको मैप के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता। उसके लिए आपको कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी कि पहले के टाइम पर क्या क्या हुआ था, उसके बाद फिर क्या क्या हुआ। संविधान
सब हमारे यहाँ बनाया गया, तो उसको बनाने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ज़रूरत क्यों पड़ी ये बताने के लिए आपको पहले एक कहानी सुनाना पड़ेगा। तो वही जो कहानी है वही व्याख्या कहलाती है। तो आया क्या समझ में? व्याख्यान विधि क्या होता है? तो इसमें किसी तथ्य की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है, क्योंकि पहले गुरु हुआ करते थे। गुरु भी अपने कुमारों को, राजकुमारों को क्या करते थे? बड़ी बड़ी लंबी लंबी पुराने जमाने की कहानियां सुनाया करते थे, है ना। व्याख्यान विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित विधि माना जाता है। तो यही प्रश्न में आ जाएगा, आपको याद रखना है। जो व्याख्यान विधि है वो कैसा है? तो वह शिक्षक केंद्रित है। क्यों? क्योंकि व्याख्या करेगी कौन? शिक्षक करेगी, इसलिए यह शिक्षक केंद्रित माना जाता है। मारिया मांटेसरी विधि क्या होता है? तो देखो, मारिया मांटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे। मारिया मांटेसरी कौन है? तो इटली के एक चिकित्सक हैं तथा शिक्षा शास्त्री हैं, जिनके नाम से शिक्षा की मांटेसरी पद्धति प्रसिद्ध की गई है। याद रखेंगे, मारिया मांटेसरी ये है कौन? तो ये इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, जिनके नाम पर शिक्षा की मांटेसरी पद्धति की व्यवस्था की गई है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों में प्रयोग में लाई जाती है। तो मारिया मांटेसरी विधि से एक ही प्रश्न बन जाएगा आपको, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, कि इस विधि का प्रयोग किसके ऊपर किया जाता है? तो इस विधि का जो प्रयोग है वो 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों के ऊपर किया जाता है। कौन थे ये मारिया मांटेसरी? तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इटली से बिलोंग करते हैं, चिकित्सक भी थे और शिक्षा शास्त्री भी थे। तो मारिया मांटेसरी विधि से आप किसको पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं? तो इसमें 2.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को सिखाने का काम किया जाता है। अब है क्या ये विधि? तो देखो सॉरी, इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु, उनकी शिक्षा हेतु किया गया था। अभी तक माइंड में चल रहा था ना आखिर ये मारिया मांटेसरी विधि होता क्या है? तो समझ आ गया, यह एक डॉक्टर मारिया हैं जिन्होंने रूस विश्वविद्यालय में क्या किया? मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक किसको कहते हैं? ऐसा बालक जिसका बुद्धि धीरे धीरे चलता है बाकी बच्चों के मुकाबले। बाकी बच्चे इसी चीज़ को एकदम जल्दी से कैच करेंगे, लेकिन ये जो बच्चे रहते हैं वो इतनी जल्दी से कैच नहीं कर पाते हैं। तो मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु, उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा उपयोग में लाई गई थी। मतलब सबसे पहला इसका प्रयोग किस पर किया गया? प्रश्न में डायरेक्ट बनेगा कि मारिया मांटेसरी विधि का प्रयोग सबसे पहले किस पर किया गया? तो मारिया मांटेसरी विधि का प्रयोग सबसे पहले किस पर किया गया? तो सबसे पहले ये मंद बुद्धि बच्चों पर किया गया, फिर इसको नॉर्मल बच्चों पर भी किया गया, लेकिन पहले किस पर प्रयोग किया गया था? मंद बुद्धि बच्चों पर ही किया गया था। डाल्टन विधि क्या होता है? तो इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य, जिसको आप असाइनमेंट कहते हैं, इसके रूप में दिया जाता है। आपने देखे होंगे कि स्कूलों में बच्चों को असाइनमेंट मिलता है, बड़ा बड़ा छोटा छोटा, जिससे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो ये डाल्टन विधि का ही परिणाम है। इस विधि में क्या किया जाता है? अध्यापक जो है छात्र को कुछ निर्धारित असाइनमेंट देते हैं, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। यह बस इतना ही याद रखना है, डाल्टन विधि क्या होता है। ठीक है, तो डाल्टन विधि समझ आ गया। असाइनमेंट जितना भी समय आपको दिया गया है, 1 हफ्ते में करना है, 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, उतने दिन में आपको उसको कंप्लीट करके देना पड़ेगा। इसके बाद है आपका भाषा संसर्ग विधि। अब ये क्या होता है? तो देखो, यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। भाषा संसर्ग विधि बोल रहा है, मतलब एक ऐसा विधि है, तो यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। क्लियर है? यह कैसी विधि है? तो यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान किया जाता है। समझ आ गया क्या? तो व्याकरण का ज्ञान किसके माध्यम से दिया जाता है? भाषा संसर्ग विधि के द्वारा किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं अपन? तो प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये सारी विधियाँ सीख ली कि कौन कौन सी विधि है, कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। और इसके बारे में अब हमारी क्लासें इसी से रिलेटेड होंगी, क्योंकि एक इकाई हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा इकाई हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो समझ आया तो ज़रूर से लाइक करें, ईमानदारी से 4 लोगों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। पूरी की पूरी जो शिक्षा शास्त्र की आपकी क्लास है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो क्लास है, हर एक टॉपिक बिल्कुल फ्री में आपको कवर करवाया जा रहा है। 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ से बहुत सारे बच्चे शिक्षक शिक्षिका बन करके निकलेंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ, क्योंकि आपके लिए मेहनत करने में कोई भी कमी
कमी नहीं किया जा रहा है, हर एक चीज़ को अपडेट करके आपके सामने लाया जा रहा है। 3D इमेज के माध्यम से भी चीज़ों को सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ईमानदारी से आपका काम सिर्फ पढ़ना है और सेशन को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो मिल सके। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बिल्कुल कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर तुरंत वीडियो लेकर के आया जाएगा। इजी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने परोसा जाएगा। चलिए, इसी के साथ सभी बच्चों को बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर से बोलूँगी, लाइक ज़रूर से करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।